बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना जो है आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो चलिए कोरोना के ऊपर जो भी संभावित सवाल परीक्षा में आ सकते हैं उस पर हम फटाफट एक नजर डाल लें। तो सबसे पहला जो सवाल है, ब्लैक फंगस का दूसरा नाम क्या है? देखिए, इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं और जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो फंडा क्या है? फंडा यह है कि पहले जो था इसे म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता था, ये जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। आज ये म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है। ये दोनों ही उपरोक्त एक और दो जो है वो सही है। ये एक्चुअली मोल्ड ग्रुप के आते हैं जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली ये फल और सब्जियों में से ये उत्पन्न होता है और ये अटैक करता है उनको जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होता है। और ये कहां अटैक करता है? साइनस, मस्तिष्क या फेफड़ा। तो कोविड 19 से जो पीड़ित होते हैं, जो रिकवर करते हैं, तो उनकी जो है इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि इन पर वो अटैक कर देते हैं और इसे आप तो जानते ही हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब है एस्परगिलोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक संक्रमण है, जी हां। यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया है, जी हां, यह भी सही है। यह एक कवक वृद्धि है, हां, यह कवक से होता है। मतलब ये सभी सही है। तो एस्परगिलोसिस जो है ये एक्चुअली कवक से होने वाला रोग है, ठीक है ना। और ये काले, सफेद और पीले रंग के बाद जितने भी आए हैं उसके बाद ये एक नया वैरायटी आया है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक फंगस के लक्षण है? देखिए, चेहरे में सूजन आ जाता है, नाक का बंद होना है और सिर दर्द है। ये तीनों चीज होता है। तो देखिए, ये जो आंख है ये भी लाल हो जाता है। देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जैसे लाल हो जाता है, ठीक है ना। और बुखार भी आता है, सर में तो दर्द होता है, कफ भी होते हैं और कभी कभी खून की उल्टी भी होता है। तो इसके लिए मैं इन चीजों को बोला कि ये सब जो है ब्लैक फंगस के लक्षण है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। पीले कवक का संक्रमण क्या है? देखिए, अगर स्वच्छता कम है, मतलब सफाई कम है, नमी है, गर्मी है और आप बासी खाना खा रहे हैं और साथ में स्टीरॉयड की दवा ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये येलो फंगस का संक्रमण होने की चांसेस है। और आप जानते हैं, पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं कि येलो फंगस भी जो है, ये जो कोविड जिसको होता है उनको होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे ये जितने भी आप फंगस देख रहे हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब आज के नहीं, ये पहले भी थे। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तब ये सारी चीजें जो है हमें अटैक करता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बचाव ही सबसे बड़ा बेहतर है। येलो फंगस का लक्षण क्या है? सुस्ती आना, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख नहीं लगना, घाव से पीले रंग का मवाद निकालना और कुपोषण है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला, थोड़ा सा ये जानने के लिए मैंने आप लोगों को दिया। अब एक सवाल बनता है, कोविड के दौरान आइसोलेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कोविड 19 के लक्षणों से पीड़ित हैं या जिन्होंने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षा, मतलब पॉजिटिव, आपका जो टेस्ट हुआ है पॉजिटिव हुआ है। और दूसरा जो है, अलगाव में होने का मतलब, आइसोलेशन में होने का अर्थ है अन्य लोगों से अलग होना, मुख्यतः एक चिकित्सा सुविधा में जहां आप दैनिक देखभाल कर सकें। तो जी हां, ये दोनों ही जो है कोविड 19 के आइसोलेशन का मतलब है। अब जरा इसके लिए थोड़ा सा और भी इस पे सवाल बनते हैं, तो थोड़ा जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण देखा जाता है
तो उसे 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ये जान लीजिए। और बिना लक्षण का है, लेकिन आप किसी भी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो कम से कम आपको 3 दिन के लिए आइसोलेशन पे रहना होगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड 19 का टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? अब देखो, दूसरा चरण तो वैसे लिख के आएगा सवाल में, लेकिन पहला चरण ही नहीं है। दूसरा चरण जो भी बोलो आप, वो 1 मार्च 2021 से चालू हुआ है। 1 मार्च 2021 से चालू हुआ है। उस वक्त था 45 से 59 वर्ष के वायु के बीच में मतलब टीकाकरण की बात थी। अब तो सब लोगों के लिए हो गया है, आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे इसमें नाटक हुए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई वायरस नहीं बदलता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। देखिए, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन वाले वायरस को मूल वायरस का वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, इसमें इस तरह के सवाल में देखिए, वायरस जो है उसका एकदम जीरोक्स कॉपी निकलता है, और म्यूटेशन का मतलब है उसमें थोड़ा सा अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। तो ऐसे मामले में जो है वेरिएंट क्या है? जब नया कुछ निकलता है, जैसे अभी डेल्टा आया है, तो ये केवल 2 नंबर ही सही होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फेविपिराविर के बारे में निम्नलिखित रूप से कौन सा सही है? तो देखो, फेविपिराविर जो है ये एक एंटीवायरल है। अब देखो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ये याद रखना होगा, हमारे देश में जो है इसे फेबीफ्लू ब्रांड के नाम पे है। ओरिजिनल ब्रांड क्या है? फेविपिराविर। और हमारे यहां कौन सा ब्रांड है? फेबीफ्लू। ठीक है ना? यह भारत की पहली कोविड 19 दवा है जिसकी कीमत 103 रुपए। जी हाँ, भारत में रेमडेसिविर के पहले यह दवा आ चुका था और इसकी 103 रुपए कीमत थी। तो इसमें उपरोक्त जो है सभी सही है, इस पे हमें टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, विश्व में कितने देश क्षेत्र नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित हैं? अगर आप डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने तो वो 11 जून 2020 को ही डिक्लेयर किया हुआ था कि 200 से अधिक देश जो हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। थाईलैंड ने घोषणा की वो किस जानवर पर अपने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए, ठीक है ना, मतलब वो जानवर कौन है, कौन सा जानवर है, कौन सा प्राणी है? तो देखो यार, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन का जो परीक्षण है, ये सबसे पहले उन्होंने जो है पहले उन्होंने चूहों पर किया, अब उसके बाद वो लोग जो है बंदर पर करना शुरू किए हैं। तो बंदर जो है उस पर वो उनको वो कोरोना वायरस की क्या कहते हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारा ये वायरस है, आप जानते हो ये आरएनए वायरस है, तो इसमें मैसेंजर आरएनए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटीजन बन सके, जिस एंटीजन से वो वहां के देश के लिए कोरोना वायरस के आगे के वेरिएंट से वो लड़ सकें। तो प्रयोग जो हुआ है थाईलैंड में किस पे है? बंदर पे हुआ है। ये एक सवाल बनता है। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक अध्ययन में लंबे समय तक प्रतिरक्षा के लिए कोविड 19 रोगियों को कौन सी कोशिकाएं अच्छी तरह से समर्थ पाई जाती है? देखो, इसके बारे में टी सेल के बारे में बोला गया है। ठीक है ना? ठीक है, टी सेल जो है ये अगर हमारे शरीर में अच्छे तरह से है तो फिर हम कोविड से लड़ सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये अभी भी परीक्षा का विषय है, अभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अगले सवाल पे आते हैं। कोविड 19 के लिए जर्मन कंपनी बायोएनटेक और यूएस फार्मा दिग्गज जो है फाइजर ने संयुक्त रूप से कौन सा वैक्सीन बनाया? तो देखो, ये BNT 162 जो है
याद रखना, BNT 162 जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा चलने वाला यही वैक्सीन है, ठीक है ना। और एक पिकोवैक करके है जो बायो फार्मा और सिनोवैक ने बनाया हुआ है, ये इनएक्टिवेट वैक्सीन इसे बोलते हैं, लेकिन इसका अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जरूर जानेंगे। ये एक सवाल बनता है, जर्मनी की कंपनी जो बायोनटेक है, फाइजर के साथ जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम क्या है? BNT 162। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उस थेरेपी का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 के रोगियों से एक गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस के रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। देखो, हालांकि अभी तो एम्स ने इसे मना कर दिया है, लेकिन इसको प्लाज्मा थेरेपी है और ये एक सवाल तो जरूर बन सकता है, ठीक है ना। ये रेमडेसिविर का बात नहीं कर रहा है, यहां ध्यान देंगे। इसने जो जिनको कोविड हो गया था वो ठीक हो गया है, उनके खून को लेके क्या होता है? वो प्लाज्मा थेरेपी होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? देखो, ये एक सवाल बन सकता है। पहले जब कोई आदमी छींकता या खांसता है तो उसके छींक और खांसी से हवा में जो है वो बूंदों के रूप में फैल जाता है। दूसरा, यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है तो उसके नाक से वो अंदर चला जाता है या उसके शरीर में कहीं लग जाता है और उस सतह को छूता है तो उससे वो संक्रमण होता है। दूसरा, यदि संक्रमित व्यक्ति के से दूरी 1 मीटर से कम हो तो ऐसे सवाल होने के बहुत ज्यादा संभावना है और इसमें उपरोक्त सभी होगा। कहीं पर भी आप 1 2 A B C में कहीं पे फंस नहीं जाइएगा, इसके लिए मैंने दिया। ये तीनों चीज जो है होना जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति का क्या होता है? देखो भैया, लगभग 80% लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के सही हो जाते हैं। ये आज भी सही है। 20% से कम लोग जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और उनमें भी से भी बहुत छोटे अनुपात में, उस 20% के भी बहुत छोटे अनुपात के लोगों को जो है ICU में एडमिट होना पड़ता है। तो इसके लिए हम अगर इसमें बोलेंगे कि इसमें ये तीनों पॉइंट जो है वो एकदम सही है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अभी हाँ, एक थोड़ा सा सवाल में जाने के पहले एक चीज को बता दें, जो एम्स के मुताबिक है कि कोरोना वायरस का हल्का संक्रमण बच्चे को भी हो सकता है। ये एम्स ने बोला हुआ है, इस पे सवाल है। और हम बोलते हैं कि अगर थर्ड वेव आएगा तो बच्चों पर आएगा, लेकिन एम्स का कहना है कि वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। जोखिम जो है वृद्ध हैं जैसे हम लोग हैं, और कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, फेफड़े की बीमारी हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट का रोग हुआ, इनको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा खतरा है, ये एम्स के अनुसार। और चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। कोरोना वायरस क्या है? देखो भैया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विषाणुओं का मतलब वायरस का एक बड़ा परिवार है और ये नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ये दोनों को आप याद रखेंगे, इसलिए ए और बी दोनों ही सही है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। विश्व संगठन ने 11 फरवरी 2020 को उस बीमारी को आधिकारिक नाम घोषणा की जो 2019 में नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बन रही है। रोग का नया नाम क्या है? तो देखो, कोविड-19 जो है ये आपके WHO के द्वारा ही दिया हुआ है। पहले इसका नाम था नोवल कोरोना वायरस, ठीक है ना, उसका बाद में कोविड-19 हुआ और वो कब रखा गया? 11 फरवरी 2020 को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंफ्यूज में डालता है। देखो, ये है मार्स, मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स है। ये दोनों ही जो है ये दोनों ही जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। तो मतलब अभी कोविड-19 जो है, आप बोल सकते हैं कि ये मार्स और सार्स का ही एक तीसरा रूप है, ठीक है ना। सार्स का मतलब होता है
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसे जरूर याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ बोलूंगा कि कोरोना वायरस में केवल इतने ही सवाल नहीं है, और भी वक्त पड़ेगा तो मैं दूसरे सवाल को और लाऊंगा। आप जरूर कमेंट्स करेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।